एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 3 दिसंबर। और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। और 2 दिसंबर की भी कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आज की डेट में साथ में उसे मर्ज करके देखेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप क्रिएटेड है यूपीएससी गाइड के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी साथ साथ में करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है न्यूज़ में। तो सबसे पहले ये न्यूज़ है जहाँ एलिफेंट्स के बारे में बात की गई है कि अगर कुछ जो एलिफेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं तो उन्हें इथोनेशिया भी दिया जा सकता है। तो इसके बारे में बात की गई है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इथोनेशिया नहीं एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स के बारे में देखेंगे। तो अभी तक 3 रिकग्नाइज स्पीशीज़ इस अभी तक रिकग्नाइज की गई हैं, ठीक है, 3 स्पीशीज़। कौन कौन सी? तो अफ्रीकन बुश एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और एशियन एलिफेंट्स। अफ्रीकन बुश एलिफेंट्स और एशियन एलिफेंट्स, इन दोनों एलिफेंट्स की आईयूसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड, ठीक है, याद रखनी है। जबकि अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, जो फॉरेस्ट एलिफेंट है, इसकी आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो याद रखनी है, सारी एलिफेंट्स की आईयूसीएन स्टेटस सेम नहीं है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे एशियाटिक एलिफेंट्स यानी एशियन एलिफेंट्स के बारे में। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में। स्किन इनकी स्मूदर रहती है अगर बात की जाए अफ्रीकन एलिफेंट से तो। और ये सेकंड लार्जेस्ट स्पीसीज है अफ्रीकन बुश एलिफेंट्स के बाद। तो सबसे पहले अफ्रीकन बुश एलिफेंट्स, फिर एशियाटिक या एशियन एलिफेंट्स, उसके बाद बात की जाए तो है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, अगर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट टर्म्स में बात की जाए तब। साइट्स में आपको याद रखनी है एशियाटिक एलिफेंट्स की आईयूसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड। और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आती है एशियाटिक एलिफेंट्स, ठीक है। और जो फीमेल है वही ग्रुप को हेड करती हैं एलिफेंट्स में, ये आपको ध्यान देना है क्योंकि इसी यही स्टेटमेंट में यूपीएससी ने एलिफेंट्स के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। इन जनरल यूपीएससी ने एशियाटिक एलिफेंट्स के बारे में पूछा हुआ है। अब ये जो बाकी एलिफेंट्स हैं इनके बारे में नहीं पूछा है, तो आपको ध्यान रखनी है 2 या 3 स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन में एशियाटिक एलिफेंट्स के बारे में नहीं, पर ओवरऑल जो एलिफेंट्स हैं इनके बारे में आपसे पूछी जा सकती है। पहले तो ये कि ये 3 स्पीसीज हैं रिकग्नाइज, ठीक है, 3 से 4 कर दे या 2 कर दे। दूसरी चीज़ आपसे पूछ लेगी कि आयुषन स्टेज सारे एलिफेंट्स की सेम है, ये आपसे पूछी जा सकती है। और 1-2 स्टेटमेंट एशियाटिक एलिफेंट्स के बारे में भी ऐड करके पूछा जा सकता है। तो एलिफेंट्स के बारे में ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहां ट्रंप ने वार्न किया है ब्रिक्स नेशन को कि अगर वो अपनी खुद की जो ब्रिक करेंसी है जो आजकल रिप्रेजेंट की गई थी ब्रिक्स नेशंस के द्वारा, कि अगर ब्रिक्स कंट्री के द्वारा अगर कोई सी भी ट्रेड की जाएगी तो एक यूनिवर्सल करेंसी यूज़ की जाएगी जिसे ब्रिक्स करेंसी का नाम दिया गया था। तो ट्रंप ने यही बोला कि अगर वो अपनी खुद की पर्टिकुलर अगर करेंसी यूज़ करते हैं ट्रेड के लिए, तो वैसे कंडीशन में ट्रंप 100% टैरिफ अप्लाई कर देंगे ब्रिक नेशन पे। अभी आपको पता होगा कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी ट्रेड होती है वो यूएस डॉलर के टर्म्स में होती है, राइट, इंडियन रुपी या बाकी कोई करेंसी से नहीं होती है, डॉलर के करेंसी से होती है, राइट। तो अब ब्रिक नेशन के द्वारा क्या प्रपोज किया गया था कि एक यूनिवर्सल करेंसी लाई जाएगी जिससे जिसकी वैल्यू सेम रहेगी, राइट। और उससे ट्रेड ब्रिक नेशंस के द्वारा इंटरनली किया जाएगा। तो इसी पे पर्टिकुलर न्यूज़ थी। अब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ब्रिक्स, उसे देखेंगे। तो ब्रिक्स क्या है? तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, या एक जियोपॉलिटिकल ब्लॉक है जहाँ पे गवर्नमेंट हर साल मिलते हैं और समिट्स ऑर्गेनाइज होती हैं और मल्टीलैटरल पॉलिसीज़ पे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। अब ब्रिक्स के अंदर कौन कौन सी कंट्री है? तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं ब्रिक के अंदर, याद रखनी है। पर फाउंडिंग कंट्रीज़ ये सारी नहीं है। फाउंडिंग कंट्रीज़ जिन्होंने ब्रिक को बनाया है वो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, यही 4 कंट्रीज़ हैं जिन्हें फाउंडिंग कंट्रीज़ कहा जाता है। और पहली समिट ब्रिक्स की कहाँ हुई थी? तो यकेटेरिनबर्ग जो कि रशिया में है वहाँ हुई थी 2009 में। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका ने एक साल बाद ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये जो 4 कंट्रीज़ हैं इन्होंने इसी ईयर यानी 2024 में ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, ये आपको याद रखना होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे। ब्रिक्स के जो मेंबर हैं वो 30% वर्ल्ड की लैंड सरफेस कवर करते हैं और 45% ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर की जाती है ब्रिक मेंबर्स के द्वारा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यूपीएससी ने ऐसी भी जो फैक्ट्स हैं, डेटा है, वो पूछा था। तो ब्रिक्स की टर्म किसी कंट्री ने
इसे दिया था क्या? तो ये इसकी आंसर है नहीं। ब्रिक्स की सबसे पहली टर्म को कॉइन किया गया था जिम ओनेली के द्वारा। उनकी एक पब्लिकेशन थी जो 2001 में लाई गई थी, जिसको बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक कहा जाता है, राइट। तो इसके द्वारा ये ब्रिक टर्म पहली बार जिम ओनेली के द्वारा कॉइंट की गई। और यहाँ थोड़ी सी बात की गई है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, इसे भी समझना ज़रूरी है। तो मार्च 2013 में जो फिफ्थ ब्रिक की समिट हुई थी, वहाँ सारी कंट्रीज़ ने सोचा कि एक ऐसी बैंक डेवलप की जाएगी, एक ग्लोबल ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट की जाएगी जो कि वेस्टर्नली डोमिनेटेड ना होके ईस्टर्नली डोमिनेटेड हो। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, राइट। ये वेस्टर्नली डोमिनेटेड ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, राइट। तो ये सेम इन्हीं के जैसी पर ईस्टर्न डोमिनेटेड ऐसी कोई ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। तो ब्रिक्स नेशन के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप किया गया। तो 2000 सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसको ये इसकी आइडिया किस नेशन के द्वारा दी गई थी? तो ये हमारे इंडिया के द्वारा ही दी गई थी। ये जब फोर्थ ब्रिक की समिट जो कि हुई थी दिल्ली में 2012 में, वहाँ न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप करने की बात की गई थी। ठीक है। और फिर फोर्थ जो ब्रिक समिट हुई 2012 में, जहाँ बात की गई, और 2013 यानी फिफ्थ जो ब्रिक समिट ही थी, वहाँ पे इसे सेटअप करने की बात की गई अच्छे से, राइट। और 2014 में यानी नेक्स्ट ईयर न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप कर दिया गया। तो ओवरऑल बस ये पता होना चाहिए कि ब्रिक्स नेशन के द्वारा ही न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप किया गया था 2014 में, जिसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो शंघाई चाइना में। और किसने आइडिया दिया था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ऐसी होनी चाहिए? तो इंडिया के द्वारा ये प्रपोज की गई थी। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। 16th ब्रिक की समिट अभी कजान रशिया में हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 16th थी, जो कि 2024 इसी ईयर कजान रशिया में हुई। तो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगी? या तो बेसिक ब्रिक्स के बारे में आपसे पूछे, ठीक है, ये कौन कौन से कंट्रीज हैं, ये क्या है, या आपसे पूछेगी कौन सी कंट्रीज हैं जो ब्रिक की पार्ट है, या आपसे पूछेगी कौन सी कंट्रीज हैं जो कि फाउंडिंग कंट्रीज हैं ब्रिक्स की, या ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने रिसेंटली ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, राइट। या आपसे ऐसे भी इन जनरल स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि 16th ब्रिक की समिट अभी हुई है कजान रशिया में, राइट। तो याद रखनी है, 16 को 15 14 भी चेंज कर सकती है यूपीएससी, या इसे 20 भी कर सकती है। तो थोड़ा ध्यान देना है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे एक वाधावन पोर्ट के बारे में बात की गई है कि ये गेम चेंजर हो सकती है इंडिया में। और ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में क्रिएट की जाएगी, ठीक है। तो याद रखनी है, वृंदावन पोर्ट महाराष्ट्र में। अभी 13 ऐसी मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया की जो इस मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि करके, तो कोलकाता या हल्दिया पोर्ट, फिर प्रदीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम पोर्ट। तमिलनाडु में आप यहाँ देख सकते हैं इनौर पोर्ट, या यहाँ देख सकते हैं आप चेन्नई पोर्ट, ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है। यहाँ पोर्ट ब्लेयर देख सकते हैं, टूटिकोरिन पोर्ट, कोच्चि कोची पोर्ट केरला में है, न्यू मैंगलोर पोर्ट, ठीक है, ये भी केरला में है, मरमागांव पोर्ट गोवा में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये है महाराष्ट्र में, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में, और वृंदावन पोर्ट भी ये भी महाराष्ट्र में रहेगी, कंडला पोर्ट ये है गुजरात में। तो ये 13 मेजर जो पोर्ट है इंडिया की, वो इस पर्टिकुलर मैप में आप समझ सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। और ये एक आर्टिकल आई है जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई है, और यहाँ इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन की गई है कि इंडिया ने भी सेटअप किया है इंडियन एआई मिशन को, राइट, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नई नई डेवलपमेंट इंडिया के अंदर आ सके। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही बात की गई है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट एक्सपर्ट से बात की है, जो कि एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट के अंदर है, राइट। तो यही सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, जहाँ G20 के बारे में बात की गई है कि वो भी कुछ ऐसी एआई से रिलेटेड डेवलपमेंट कर सकती है, राइट। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उन्होंने भी यूनाइटेड स्टेट को विजिट किया है क्वाड की लीडर्स समिट को अटेंड करने के लिए, राइट। तो वहाँ पे भी एआई फ्यूचर से रिलेटेड कुछ कुछ एजेंडा वगैरह रखी गई थी। तो दो तीन चीज़ें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, G20 और क्वाड, उसे देखेंगे। तो G20 क्या है? तो इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसमें 19 सोवरेन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं, और अफ्रीकन यूनियन वाली कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं। काम क्या करती हैं? तो फाइनेंशियल
स्टेबिलिटी वाली चीज़ों पे इशू पे ये उसे एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, ग्लोबल इकॉनमी वाली इश्यूज पे, क्लाइमेट चेंज वाली चीज़ों पे या सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली चीज़ों पे जो भी इश्यूज राइज होती हैं उसको एड्रेस करने की G20 मेंबर्स काम करती हैं उस चीज़ पे। अब G20 में जो भी मेंबर्स हैं उन्हें वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज कंसिडर किया जाता है, जो कि इंडस्ट्रियलाइज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों से आते हैं। अकाउंट 80% वर्ल्ड की क्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट कवर की जाती है G20 के द्वारा, उनके जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा। 75% इंटरनेशनल ट्रेड, 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन और 60% वर्ल्ड की लैंड एरिया कवर होती है G20 के मेंबर्स के द्वारा। G20 को फॉर्म किया गया था 1999 में। ठीक है, क्यों किया गया था? क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी उस टाइम, उसी की रिस्पांस में इसे सेटअप किया गया था। और G20 लेटेस्ट सीरीज है पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू इनिशिएटिव की। 18th G20 की समिट इंडिया में ही हुई थी 2023 में, ये आपको याद रखनी है, वो 18th G20 समिट थी। और अभी 19 G20 समिट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई है, ये आपको याद रखनी है। और G20 के अंदर कुछ ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं, 4 ग्रुप्स को क्रिएट किया गया था, और अलग अलग क्राइटेरिया पे अलग अलग कंट्रीज़ को इन ग्रुप में रखा गया था। इंडिया आपको याद रखनी है बस ओवरऑल कि इंडिया G20 की ग्रुप 2 के अंदर ये इंडिया कंट्री आती है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड के बारे में देखेंगे। तो ये स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं क्वाड के अंदर? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स। ये डायलॉग कब इनिशिएट किया गया था? तो 2007 में जापान कंट्री के द्वारा। और 2007 से लेके 2017 तक ये पर्टिकुलर जो ग्रुप थी क्वाड, ये इनएक्टिव थी। फिर आसियान की 2017 में जो समिट हुई मनीला में, वहाँ चारों कंट्री ने मिलकर दोबारा इसे रिवाइव किया है। वैसे क्यों लाई गई थी क्वाड? ताकि चाइना की मिलिट्री और जो डिप्लोमेसी है, राइट, इंडो पैसिफिक रीजन में, उसे काउंटर किया जा सके। तो ओवरऑल बस ये याद रखनी है कि ये डायलॉग है कि क्या है और कौन सी कंट्री ने इन्हें इसके अंदर है, कौन सी कंट्री के द्वारा इसे लाया गया था और कब लाया गया था। ठीक है, और मेन एम क्या है इसकी, बस ये पता होना चाहिए। अब ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे ओशियन एसिडिफिकेशन के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो हम समझेंगे ओशियन एसिडिफिकेशन क्या होती है। तो ओशियन एसिडिफिकेशन ये होती है जहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो ओशियन में पेनिट्रेट, ओशियन की वाटर है उसमें ये ऑब्जॉर्व हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसे ही ओशियन एसिडिफिकेशन की जाती है। अब ये कैसे होती है? तो मोस्टली जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, राइट, फॉसिल फ्यूल बर्न वगैरह होती है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, और फिर बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑब्जॉर्व कर ली जाती है ओशियंस के द्वारा, राइट। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से ओशन एसिडिफिकेशन होती है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना होगा कि 1/3 जो ओशन अब्जॉर्व करती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ह्यूमन कॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल बर्न होने पे निकलती है जो कार्बन डाइऑक्साइड, उसके वजह से होती है। बस ओवरऑल ये पता होना चाहिए कि ओशन एसिडिफिकेशन क्या है। तो सीधा सीधा बस पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ओशियन की वाटर में ऑब्जॉर्व होती है उसे ही ओशियन एसिडिफिकेशन कहा जाता है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ है जहाँ पे ज़ीरो आवर्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट में भी विंटर सीजन सेशन चल रही है। तो ज़ीरो आर क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो ज़ीरो आर क्या होती है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज़ीरो आर जो रूल ऑफ प्रोसीजर है पार्लियामेंट की, उसमें ये मेंशन नहीं है। ठीक है, इसे अलग से लाया गया है। तो ये क्या है? तो ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है जहाँ पे जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो कोई पर्टिकुलर जो भी मैटर है, राइट, उसे रेज करते हैं और उस पर अपनी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और वो ये बिना प्रायर नोटिस के होती है। ऐसा नहीं कि नोटिस सर्कुलेट की जाती है कि इस टॉपिक पे डिस्कशन होने वाली है पार्लियामेंट के अंदर, राइट। तो ये बिना ऐसी प्रायर नोटिस के जो भी इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स रहते हैं, मैटर्स रहती हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसे रेज किया जाता है और उस पर डिस्कशन की जाती है। ठीक है, और ज़ीरो आर स्टार्ट होती है क्वेश्चन आर के बाद, और एजेंडा जो भी एजेंडा ऑफ द डे जो भी रहती है उसके पहले इसे कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो टाइम गैप कैसे है? तो क्वेश्चन आर होगी। ठीक है, क्वेश्चन आर के बाद होती है ज़ीरो आर, ज़ीरो आर के बाद होती है एजेंडा। एजेंडा मतलब जो भी रेगुलर बेसिस जो बिजनेसेस होती है हाउस की, उसको एजेंडा कहा जाता है। ठीक है, अब आपको याद रखनी है कि ये इंडियन इनोवेशन है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में, ज़ीरो आर, ये याद रखनी है। और ये एग्जिस्ट कब से है? तो 1962 से इसे लाया गया था। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं जो
पहले से रूल ऑफ प्रोसीजर में ज़ीरो आवर को मेंशन नहीं किया गया था। तो दो तीन चीज़ें हैं जो यूपीएससी आपसे ज़ीरो आवर के बारे में इन जनरल पूछ सकती है। पॉलिटी में इतनी ही आपको पढ़नी है, ज़ीरो आवर के बारे में ज़्यादा आपको पढ़नी नहीं है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी वोटर की लिमिट इंक्रीज की गई है, ठीक है, वोटिंग बूथ में, राइट, इसके वजह से जो वोटर्स हैं उन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये सारी बातें की गई हैं। क्योंकि पहले एक पर्टिकुलर जो पोलिंग स्टेशन है, ठीक है, जहाँ पे वोट दी जाती है, वो 1200 पीपल्स को के लिए ही एक पर्टिकुलर ऐसे पोलिंग स्टेशन काम करती थी, राइट। पर अब इसे 1200 से 1500 पीपल्स के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी अपनी कंसर्न जताई है, ठीक है। अब हम इलेक्शन कमीशन के बारे में देखेंगे। वैसे पॉलिटी की स्टैटिक पार्ट है। इलेक्शन कमीशन ये परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, इंडिया में, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। काम क्या करती है, तो फ्री और फेयर इलेक्शन जो भी कंट्रीज़ के अंदर हो, कंट्री के अंदर हो, उसे इंश्योर करती है। ये ऑल इंडिया बॉडी है इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए काम करती है। इलेक्शन कमीशन कंसर्न नहीं है जो भी इलेक्शन पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की होती है, ये आपको याद रखनी है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया है, जो कि इलेक्शन पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की देखती है। 1950 से लेके 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, ठीक है। बाद में 1989 के बाद अब जो प्राइम प्रेसिडेंट है उन्होंने दो और इलेक्शन कमीशन को इसमें ऐड किया। फिर उसके बाद से ये 3 मेंबर बॉडी बन गई, ठीक है। तो पहले 1 मेंबर थी, फिर 3 मेंबर बनी, फिर 1 मेंबर बनी, फिर बाद में फिर इसे 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया। अभी फिलहाल ये याद रखनी है कि ये मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है। 3 मेंबर ये कमीशन है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसमें होते हैं और दो अलग इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिनके पास ये तीनों के पास इक्वल पावर्स होती हैं। एक इनकी सैलरी भी इक्वल रहती है, अलाउंसेस भी इक्वल रहती है, ठीक है, और सिमिलर रहती है सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहते हैं उनसे। ऑफिस 60 या 6 ईयर्स के लिए होल्ड करते हैं या 65, दोनों में से जो भी अर्लियर होगी उसे कंसिडर किया जाता है। और इन्हें रिमूव किया जाता है, यानी जो भी इलेक्शन कमीशन के अंदर मेंबर्स हैं उन्हें रिमूव किया जाता है सेम जो ग्राउंड्स रहती है। जज अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करनी होगी उसी के ग्राउंड पे। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सी भी इनकी क्वालिफिकेशन आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, ठीक है। लीगल हो, एडुकेशन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल, ऐसे कोई भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, ये आपको याद रखनी होगी। और कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म कि कितने ईयर के लिए इनकी टर्म रहेगी वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें रोका भी नहीं गया है। अगर ये बाद में अगर इनकी अपॉइंटमेंट अगर करनी होगी कोई दूसरी डिपार्टमेंट में तो इन्हें अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो री अपॉइंटमेंट इनकी पॉसिबल है कोई दूसरी गवर्नमेंट की ऑफिस में। इलेक्शन कमीशन को असिस्ट कौन करता है, तो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर करते हैं, ठीक है, जो कि सिविल सर्विसेज से लिए जाते हैं। और स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन को कौन असिस्ट करता है, तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर यूनियन के हो गए, राइट, और स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन पे, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो भी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, राइट, उनको किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक डील के बारे में मेंशन की गई है जहाँ 26 राफेल जेट्स के बारे में बात की गई है कि इसकी डील अभी होने वाली है, हमारे नेवी चीफ ने बताया, ठीक है। तो राफेल जेट आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रांस कंट्री की ये जेट है, ठीक है। कभी कभी आ सकती है कि रिसेंट टाइम्स में राफेल जेट न्यूज़ में थी, ये कौन सी कंट्री की जेट है, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए याद रखिए फ्रांस कंट्री की है। अब बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ है जहाँ पे प्रगति सिस्टम के बारे में मेंशन की गई है। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि रिसेंट टाइम्स में प्रगति देखी गई है किस चीज़ से रिलेटेड है। तो प्रगति क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, पीडीएफ में इसे मैं करेक्ट कर दूंगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है उसको मॉनिटर करने के लिए प्रगति सिस्टम को क्रिएट की गई थी। तो याद रखनी है प्रगति क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग सिस्टम है। पढ़ेंगे आगे। अब एमपीसी के बारे में बात की गई है, रेट कट्स के बारे में, ठीक है। तो एमपीसी क्या है इसे हम देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब एमपीसी पे यूपीएससी ने बहुत ही आसान और दो स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन पूछी थी, ठीक है। तो हमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पता होना चाहिए। तो अंडर जो सेक्शन है 45ZB, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर अमेंड करके लाई गई थी, इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट
के पास पावर है कि वो 6 मेंबर की ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी सेटअप कर सकती है, ठीक है। तो इसमें कितने मेंबर्स होते हैं तो वो हम देखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के अंदर 6 मेंबर्स होते हैं। आरबीआई के गवर्नर होते हैं जो कि चेयरपर्सन होते हैं इसके, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं, और एक और ऑफिशियल मेंबर होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं आरबीआई बोर्ड के द्वारा। ये 3 हो गए, और बाकी जो 3 रहते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आ, तरफ से इसे रिप्रेजेंट इन्हें किया जाता है। जो मेंबर्स रहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के, उन्हें अपॉइंट की जाती है 4 ईयर टर्म्स के लिए, और ये एलिजिबल नहीं होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, ये आपको याद रखनी है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को रिप्लेस किया गया है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी से। तो पहले टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी थी, फिर बाद में इसे चेंज करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लाई गई। अब कोरम मीटिंग्स की क्या होनी चाहिए, तो 4 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि यह 6 मेंबर बॉडी है, कमिटी है, राइट। तो कम से कम 4 मेंबर्स होने चाहिए कोरम, इन तभी जाके मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है। कोरम क्या होती है, तो अटेंडेंस, ठीक है। और हर 6 मंथ पे इनकी मीटिंग होती है। और जो रिजर्व बैंक है उसे पब्लिश करनी पड़ती है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी, ठीक है। और जो भी मॉनेटरी पॉलिसी के जो गवर्नर होते हैं, सॉरी, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कोई सी भी डिस्कशन ली जाती है, तो हर मेंबर्स के पास एक वोट होती है पर गवर्नर, ठीक है। आरबीआई के जो गवर्नर है जो कि चेयरपर्सन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, इनके पास कास्टिंग वोट होती है, 2 वोट होती है, ठीक है। अगर कोई भी डिसीजन पे टाई हो रही है तो वो अपनी एक्स्ट्रा वोट को कास्ट कर सकते हैं, ये आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है एमपीसी की, तो टारगेट जो भी इन्फ्लेशन है उसकी टारगेट को ये मेंटेन करते हैं। अभी आपको पता होगा कि 4% +-2% है, 4 +-2% इन्फ्लेशन की टारगेट है, राइट। और क्या काम करते हैं, तो प्राइस स्टेबिलिटी पे काम करते हैं, और पॉलिसी की जो इंटरेस्ट रेट होती है, राइट, उस सारी चीज़ों को ये डिटरमाइन करते हैं। अब यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था, सिंपल सा बस पूछा था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो यही है, यही पूछी गई थी कि प्राइस स्टेबिलिटी वगैरह फेवर करती है। दूसरी चीज़ क्या है, यूपीएससी ने स्टेटमेंट में पूछा था कि ये 10 मेंबर बॉडी शायद उन्होंने पूछा था, राइट। तो यहाँ कितनी है, तो 6 मेंबर बॉडी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में बहुत ही छोटी सी चीज़ यूपीएससी ने पूछी थी, पर बाकी चीज़ें भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि बहुत हर साल ये न्यूज़ में रहती है। तो ज़रूरी नहीं है, कुछ अलग हट के भी यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये एक न्यूज़ है जहाँ पे आपको पता होगा कि इसराइल ने दोबारा लेबनान पे अटैक किया हुआ है, तो उसी के बारे में ये बात की गई है। अब हम देखेंगे इसराइल की मैप और लेबनान, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसराइल की देखते हैं कि कौन कौन से कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। तो लेबनान से होती है, सीरिया से होती है, जॉर्डन से होती है, इजिप्ट से होती है, और ये है मेडिटेरियन सी। ये है गाज़ा, यहीं पे हमास एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रहते हैं। ये है वेस्ट बैंक जहाँ पे पैलेस्टीनियन रिसाइड कर रहे हैं, अभी रह रहे हैं, ठीक है। और यही, ये जो लेबनान कंट्री इसी की है, हिजबुल्ला एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, राइट। तो ये देख सकते हैं वाटर बॉडी, ये है, ये सी, मैं भूल रहा हूँ अभी, ठीक है, इसे बाद में देख लेंगे। अभी ये जहाँ मेरी कर्सर है ये है गोलान हाइट्स, इसके बारे में यूपीएससी ने पूछा हुआ था कि इसकी लोकेशन, कि ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। तो यहाँ पे गोलान हाइट्स है, ये है डेड सी जो इसराइल जॉर्डन के बीच में है, ये है सी ऑफ गैलिली जो इसराइल और जॉर्डन के बीच में है, ये है लेक हुल्ला, ठीक है, जो सीरिया और इसराइल के बीच में है। अभी जहाँ मेरी कर्सर है उसी के नीचे एक वाटर बॉडी आपको पतली सी दिख रही होगी, ये है गल्फ ऑफ अकाबा जो कि रेड सी से कनेक्ट होती है। आपको ये याद रखनी होगी कि जो गल्फ ऑफ अकाबा है ये 4 कंट्री से इसकी बाउंड्री शेयर होती है, इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये बेसिक मैप है इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ है जहाँ पे बात की गई है कि जॉर्जिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कोई सी भी ऐसी नेगोशिएशन अभी नहीं अच्छे से की है, ठीक है। अभी इश्यूज़ क्या है कि जॉर्जिया कंट्री है ये डिमांड कंट्री कर रही है कि यूरोपियन यूनियन की ये मेंबर बने, जिसकी वजह से जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट हो गई थी कंट्री में, ठीक है। तो जॉर्जिया के बारे में बेसिक चीज़ें देखेंगे। तो कहाँ है जॉर्जिया कंट्री, यहाँ है जॉर्जिया कंट्री, ठीक है, जिसकी बाउंड्री शेयर होती है ब्लैक सी से, रशिया से होती है, अजरबैजान से होती है, टर्की से होती है और अर्मीनिया से होती है। अब क्योंकि ब्लैक सी है यहाँ, तो ब्लैक सी के बारे में भी आप देख लें कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। तो रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन। याद रखनी है मोल्डोवा कंट्री से ब्लैक सी की बाउंड्री शेयर नहीं होती। ये पर्टिकुलर जो बॉडी आप देख सकते हैं ये है सी ऑफ अजूव, ठीक है। आपसे पूछ सकती है यूपीएससी कि सी ऑफ अजूव कौन सी सी से कनेक्ट होती है, क्या ये ब्लैक सी से होती है, या रेड सी से होती है, या डेड सी से होती है, राइट, या नॉर्थ सी से होती है। तो ये आपको याद रखनी है, ये ब्लैक सी से इसकी बाउंड्री शेयर होती है।
अब जॉर्जिया के बारे में और डिटेल्स हम देखेंगे तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है इसकी, रियोनी, कूरा और अलाजानी रिवर, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो कॉकस माउंटेन है वो इससे पास होती है, ठीक है। लेक सिवान याद रखनी है, यहाँ पे अर्मीनिया कंट्री में, ठीक है। और कैस्पियन सी इधर है, इधर ब्लैक सी है, ठीक है। थोड़ी बहुत और जानकारी हम देखेंगे। अब कॉकस माउंटेन्स के बारे में देखेंगे तो दो कॉकस माउंटेन है, एक तो ग्रेटर कॉकस माउंटेन है जो कि तीन कंट्री से पास होती है, और दूसरी लेज़र कॉकस माउंटेन। तो ग्रेटर जो कॉकस माउंटेन है ये तीन कंट्री से पास होती है, अजरबैजान, जॉर्जिया और रशिया। और लेज़र जो कॉकस माउंटेन है ये पास होती है टर्की, अर्मेनिया और ईरान से। ओवरऑल यूपी से पूछ सकती है कि कॉकस माउंटेन कौन कौन सी कंट्री से पास होती है, तो ऑप्शन में ये चार कंट्रीज यहाँ से लेके या कुछ कोई और भी कंट्रीज को ऐड करके आपसे पूछ सकती है। तो याद रखनी ओवरऑल अगर कॉकस माउंटेन के बारे में पूछे तो अजरबैजान, जॉर्जिया, रशिया, टर्की, अर्मेनिया और ईरान कंट्री से ये पास होती है। यहाँ देख सकते हैं ग्रेटर कॉकस जो कि रशिया, जॉर्जिया और अजरबैजान से क्रॉस होती है। लेज़र ये कॉकस माउंटेन देख सकते हैं टर्की, जॉर्जिया, अर्मेनिया और उसके नीचे ईरान है, वहाँ से ये पास होती है। ये एक न्यूज़ है जहाँ पे बात की गई है एक रेयर व्हेल के बारे में, ठीक है। इसे हम देखेंगे तो ये पर्टिकुलर आप देख सकते हैं यही है वो रेयर व्हेल, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्पेड टूथ व्हेल, ठीक है। ये रेयर स्पीसीज है बीक्ड व्हेल की, और ये कहाँ पाई जाती हैं तो अभी तक इसकी जो स्पीसीमेन है वो पाई गई है साउथ पैसिफिक ओशन में, और मेनली न्यूजीलैंड कंट्री के आसपास, ठीक है। और चिली कंट्री में भी पाई गई हैं ये। इनके बारे में बहुत कम जानकारी हमें पता है, और आईयूसीएन में इसकी जो डेटा है वो डेटा डेफिशिएंट है, मतलब डेटा इसके बारे में सफिशिएंट हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से आयुष्मान बता सके कि इसकी इसे कौन सी कैटेगरी में रखी गई है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखी गई है कि वनरेबल में रखी गई है या इंडेंजर्ड में रखी गई है, ऐसा कोई भी जानकारी नहीं है। इसलिए इसकी जो कैटेगरी है वो अभी तक डिफाइंड नहीं है, ये याद रखनी है। अपेंडिक्स में साइट्स की अपेंडिक्स 2 में स्पेड टूथ वेल है, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, इस पे यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, तो याद रखनी है। डेटा इसकी इंसफिशिएंट है। दूसरी चीज़ साइज साइड 2 में है, चिली और न्यूजीलैंड में ये पाई जाती है, ठीक है। रेयर स्पीसीज है। तो ये थी सारी जानकारी द हिंदू न्यूज़पेपर में। उम्मीद करूंगा कि बहुत सारी जानकारी आपने गेन करी होगी। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल यूपीएससी गाइड के नाम से क्रिएटेड है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूपीएससी गाइड के ही नाम से क्रिएटेड है चैनल। तो मिलते हैं कल की डेट की न्यूज़ एनालिसिस में। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।